लिखे, कंसिडरिंग a cubical container, considering a cubical container of volume capital V, of volume capital V, containing n number of molecule of gas, small n, containing small n number of molecule of gas, where each molecule travels with root mean square speed, travels with root mean square speed VRMS। गैसेस के लिए कई सारे स्पीड टर्म्स डिफाइंड होते हैं, जिनमें से ये मोस्ट अप्रोप्रिएट स्पीड टर्म है, बिकॉज इसको डिटरमाइन करने के लिए हम एनर्जी को इक्वली डिवाइड करते हैं। जो गैसेस सिस्टम के अंदर टोटल एनर्जी स्टोर्ड है, उस टोटल एनर्जी स्टोर्ड को सारे मॉलिक्यूल्स में इक्वली डिवाइड करके ये स्पीड वैल्यू डिटरमाइन करते हैं। इसलिए बोलते हैं कि ये मोस्ट अप्रोप्रिएट स्पीड टर्म। कुछ और स्पीड टर्म भी हम गैसेस के लिए डिफाइन करते हैं, जिसमें एक मोस्ट प्रोबेबल स्पीड टर्म होता है और दूसरा एवरेज स्पीड टर्म होता है, ठीक है। बट सबसे सही स्पीड वैल्यू हम जो गैसेस के लिए कंसीडर करते हैं वो क्या होती है? रूट मीन स्क्वायर स्पीड होती है, बिकॉज इस वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं बाय इक्वल डिवीजन ऑफ एनर्जी अमंग ऑल गैसेस मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? तो अब बात आती है कि ये जो इंफॉर्मेशन गिवन है, इसके बेसिस पे हम काइनेटिक गैस इक्वेशन को कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो आप इसको इस तरीके से समझो, जैसे हमने एक कंटेनर कंसीडर किया, एक क्यूबिकल कंटेनर को कंसिडर करते हैं। यहां पे एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और ये मॉलिक्यूल वीआरएमएस स्पीड को एक्वायर कर रहा है। मान लो कि मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से ट्रेवल कर रहा है और इसकी स्पीड है वीआरएमएस। अब यहां पे हम अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफाइन कर रहे हैं। अगर ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और इसको बोल रहे हैं जेड एक्सिस। ठीक है, तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड के 3 कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस आएगा, एक अलोंग वाई एक्सिस आएगा और एक अलोंग जेड एक्सिस आएगा। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो। अगर इस पॉइंट को प्रोजेक्ट करें इन एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन, ये होगा एक्स जेड प्लेन। तो इसमें अगर इसको प्रोजेक्ट करें तो मान लो ये पॉइंट यहां गिरता है। ये 3 डायमेंशनल वेक्टोरियल क्वांटिटी है। ठीक है, इसको हमने एक्स जेड प्लेन में प्रोजेक्ट किया
तो एक्स जेड प्लेन में ये यहां गिरता है। अब यहां से अगर आप एक लाइन को ड्रॉ करो, ठीक है, इस लाइन के पैरेलल, इस एक्सिस के पैरेलल, तो ये एक्स एक्सिस को यहां पे कट करता है। जेड एक्सिस के पैरेलल एक लाइन को हमने कंसिडर किया जो कि एक्स एक्सिस को यहां कट करती है। तो ये जो वेक्टर होगा, एक कंपोनेंट होगा इसका, इसको हम बोलेंगे यू एक्स, इसका एक्स कंपोनेंट। क्लियर है? इसी तरीके से अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन को ड्रॉ करो तो वो जेड एक्सिस को यहां पे कट कर रहा है, इसको हम बोलेंगे यू जेड। ठीक है भाई? ऐसे ही अगर आप यहां पे देखो तो इसका एक कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलोंग भी आएगा। वैसे इसको डिटरमाइन करने के लिए आपको एक्स वाई प्लेन या वाई जेड प्लेन में इसको प्रोजेक्ट करना होगा। जो पॉइंट मिलेगा फिर उस पॉइंट को चाहे आप जेड एक्सिस के पैरेलल एक लाइन को ड्रॉ करो या एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन को ड्रॉ करके आप देखोगे वो वाई एक्सिस को कहां कट कर रहा है। तो वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा वो इसका वाई कंपोनेंट हो जाएगा। ठीक है? तो मान लो इसका वाई कंपोनेंट ये मिला, यू वाई। तो आप यहां पे ये लिख सकते हो वी आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर प्लस यू जेड स्क्वायर। ठीक है? वी आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर प्लस यू जेड स्क्वायर। तो ये रिजल्ट आगे यूज होगा। ठीक है? अब आप यहां पे देखो, अगर हम सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग गैसियस मॉलिक्यूलर मोशन को कंसिडर करते हैं, मान लो ये मॉलिक्यूल है, एक्स एक्सिस के अलोंग सिर्फ ये ट्रेवल कर रहा है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग इसकी वेलोसिटी क्या होगी? यू एक्स। ठीक है? तो यू एक्स स्पीड से ये इस फेस से कोलाइड करेगा। ठीक है? कोलिजन कैसा हुआ? इलास्टिक कोलिजन। ठीक है? तो ये फेस जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग लाई कर रहा है उस फेस से स्ट्राइक करेगा और फिर कोलाइड करके वो उसी वेलोसिटी से रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है? उसी वेलोसिटी से ये रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्लेक्ट होकर के ये वापस एल डिस्टेंस, मान लो कि इसकी लेंथ एल है, अगर क्यूब की साइड लेंथ को हम एल बोल रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये वाली लेंथ भी क्या होगी? एल होगी। ठीक है? तो एल डिस्टेंस ये पीछे जाएगा और फिर सेम स्पीड से वो इस फेस से स्ट्राइक करेगा, फिर वहां से रिफ्लेक्ट होगा तो उसी स्पीड से रिफ्लेक्ट होगा और फिर एल डिस्टेंस चल करके वापस आएगा, इससे फिर कोलाइड करेगा। यानी कि इस फेस के साथ जब पहला कोलिजन होगा, फर्स्ट कोलिजन के बाद ये 2l डिस्टेंस चलेगा। ठीक है? फिर उसके बाद आकर के इससे कोलाइड करेगा और ये जो 2l डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है वो किस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है? यू एक्स स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। तो यहां से आपको ये मिल जाएगा कि दो सक्सेसिव कोलिजन जो सेम फेस के साथ हो रहे हैं, उन दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में कितना टाइम लगेगा? 2l/ux। ठीक है? तो अगर दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो टाइम रिक्वायर्ड है, टाइम पीरियड जो इन्वॉल्व है, जो वो हमने निकाल लिया, तो उससे हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं कि एक सेकंड में कितने कोलिजन। ठीक है? तो नोट करो, if we consider only the collisions which occurs along x-axis, if we consider only the collisions which occur along x-axis, then
देन इंसिडेंट मोमेंटम imparted by gaseous molecule on the face which lie along x-axis is equal to क्या हो जाएगा MUX. ठीक है, therefore reflected momentum इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -MUX. ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम पर कोलिजन, चेंज इन मोमेंटम पर कोलिजन क्या हो जाएगा MUX माइनस ऑफ -MUX, तो 2MUX. ठीक है, चेंज इन मोमेंटम पर कोलिजन कितना हो गया 2MUX. अब देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड by gaseous molecule during two successive collisions with same phase. Two successive collision with same phase is equal to कितना हो जाएगा 12. ठीक है, तो टाइम पीरियड बिटवीन two successive collision with same phase क्या हो जाएगा 12/UX. ठीक है, therefore frequency of collision means number of collision per second. ठीक है, तो frequency of collision क्या हो जाएगा UX/12. ठीक है, तो एक सेकेंड में कितने कोलिजन हो रहे हैं UX/12, और एक कोलिजन के मीन टाइम कितना मोमेंटम इंपार्ट हो रहा है 2MUX. कितना मोमेंटम का चेंज हो रहा है पर कोलिजन 2MUX. ठीक है, तो आप यहां पे ये निकाल लो. देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम
rate of change of momentum by one gaseous molecule on a particular phase क्या हो जाएगा 2mux multiplied by ux upon 2l 2mux multiplied by ux upon 2l तो ये वैल्यू क्या आ गई mux स्क्वायर बाई l ठीक है तो ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अलोंग वन फेज ठीक है एक फेज के अलोंग इतना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है अगर आप एक पर्टिकुलर एक्सिस को कंसीडर करते हो उस एक्सिस के अलोंग दो फेज लाई करते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग कितने फेज हैं दो फेज है ना एक फेज पे इतना मोमेंटम का चेंज हो रहा है तो दूसरे फेज पे भी इतना ही हो रहा होगा ठीक है तो आप नोट कर लो देयरफॉर रेट ऑफ टोटल चेंज इन मोमेंटम देयरफॉर टोटल चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड along x axis only is equal to 2m ux square by l ठीक है तो ये एक मॉलिक्यूल के थ्रू एक सेकंड में एक पर्टिकुलर एक्सिस के लॉन्ग जो मोमेंटम का चेंज हो रहा है वो है ठीक है ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है इसी तरीके से वाई एक्सिस के लॉन्ग चेंज इन मोमेंटम क्या होगा 2mui स्क्वायर अपॉन एल आप नोट कर लो सिमिलरली चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड अलॉन्ग वाई एक्सिस change in momentum per second along y-axis is equal to 2mui square upon L क्योंकि y-axis के along velocity ui है and change in momentum per second along z-axis change in momentum per second along z-axis is equal to 2muz square upon L ठीक है तो अब आप ये लिख सकते हो therefore total change in momentum per second by one gaseous molecule inside the container is equal to 2m by L into ux square plus uy square plus uz square ठीक है आपने पीछे देखा है VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर प्लस uz स्क्वायर स्क्वायरिंग करो तो VRMS स्क्वायर इज इक्वल टू ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर प्लस uz स्क्वायर तो दिस इज इक्वल टू 2m by L VRMS का स्क्वायर
ये है टोटल चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड बाई वन गैसेस मॉलिक्यूल इनसाइड द कंटेनर। अगर एक गैसेस मॉलिक्यूल इतना मोमेंटम इंपार्ट करता है इनसाइड द कंटेनर, तो n नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल प्रेजेंट है ना, तो हर मॉलिक्यूल इतना ही मोमेंटम इंपार्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो आप नोट कर लो, देयरफॉर टोटल चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड बाई n number of gaseous molecule, total change in momentum per second by n number of gaseous molecule क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 2m n VRMS स्क्वायर अपॉन L। ठीक है, आपको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, फोर्स। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये टोटल फोर्स वो मॉलिक्यूल्स कंटेनर के वॉल पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो आप नोट कर लो, देयरफॉर टोटल फोर्स exerted by gaseous molecule, total force exerted by gaseous molecule on the wall of container is equal to सेम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो अगर टोटल फोर्स पता चल गया और एक फेस का एरिया आपको पता है, भाई क्यूबिकल वेसल है ना, तो जो फेस होगा वो कैसा होगा, स्क्वायर होगा। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एल स्क्वायर। ठीक है, कितने फेसेस है, 6, तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 6L स्क्वायर। ठीक है, तो आप नोट कर लो, देयरफॉर प्रेशर exerted by gaseous molecules inside the container, pressure exerted by gaseous molecules inside the container P is equal to F by A, ठीक है, and this is equal to 2mn VRMS square upon L into 6L square। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, आप इसको लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू 1/3 इंटू mn VRMS स्क्वायर अपॉन L क्यूब आ जाएगा। ठीक है, L क्यूब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। L क्यूब इज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन आपको मिली, ये कैनेटिक गैस इक्वेशन का एक फॉर्म है, 1/3 mn VRMS स्क्वायर अपॉन V। अब देखो, आप ये लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज PV is equal to 1/3 mn VRMS स्क्वायर, 1/3 mn VRMS स्क्वायर, ये लिखोगे। ठीक है, अगर हमने 1 मोल गैस को कंसीडर किया इनसाइड द कंटेनर, इफ वी कंसीडर 1 मोल ऑफ गैस inside the container, if we consider 1 mole of gas inside the container, तो क्या हो जाएगा, n वैल्यू एवोगैड्रो नंबर के इक्वल हो जाएगी। दिस इंप्लाइज PV is equal to 1/3 m into NA
इंटू वी आर एम एस स्क्वायर, ठीक है। m इंटू एन ए, m मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस, Na is Avogadro number means m into Na mass of one mole of gas. मास ऑफ वन मोल ऑफ गैस को ही हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस कैपिटल M इज इक्वल टू m इंटू एवोगैड्रो नंबर। इट मीन्स आप ये लिख सकते हो PV इज इक्वल टू 1/3 m VRMS स्क्वायर। PV इज इक्वल टू 1/3 m VRMS स्क्वायर एंड 1 मोल गैस के लिए PV क्या होता है, RT, ठीक है, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। तो यहां से अगर आप देखो तो VRMS के लिए दो एक्सप्रेशन आपको मिल जाएंगे। एक तो ये मिलेगा अंडर रूट ऑफ 3PV/m, आप इसको ये भी लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ 3RT/m, आप ये भी लिख सकते हो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3P/ρ। रो इज इक्वल टू PM/RT, ठीक है। तो यहां से RT/m को अगर आप देखो तो वो P/ρ हो जाएगा। रो इज डेंसिटी ऑफ द गैस। तो ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड को डिटरमाइन करने के लिए 3 फॉर्मूला आपको मिल गया। अब आप अगर इसको फर्दर रीअरेंज करो तो ऐसा लिख सकते हो, अगर आप यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड करो तो आप इसको लिख सकते हो 2/3 इंटू 1/2 m VRMS स्क्वायर इज इक्वल टू RT, ठीक है। 2/3 इंटू 1/2 m VRMS स्क्वायर इज इक्वल टू RT। आप इसको ये भी लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज half m VRMS square is equal to 3/2 RT, ठीक है। half m VRMS square is equal to 3/2 RT। m को आपने Na इंटू स्मॉल m लिखा था, ठीक है। तो आप इसको ये भी लिख सकते हो Na इंटू हाफ m VRMS स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 RT, ठीक है। तो इट मीन्स हाफ m VRMS स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 इंटू R/Na इंटू T। m है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, VRMS क्या है, उसकी रूट मीन स्क्वायर स्पीड है, ठीक है। VRMS क्या है, उसकी रूट मीन स्क्वायर स्पीड है। तो आप ये बोल सकते हो दिस इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। दिस इंप्लाइज एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 3/2 R/Na होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो 3/2 kb इंटू T। एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 3/2 kb इंटू T। अब यहां पे आप देखो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ये है इंटू Na, इसका मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल है कि नहीं। इसको आप क्या बोलोगे, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल
आप यहाँ पे देख रहे हो कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर. एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर. तो यही है काइनेटिक गैस इक्वेशन. मुझे तो नहीं लगता. एनसीईआरटी में गिवन है इसका डेरिवेशन. फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में नहीं होगा. केमिस्ट्री में तो स्टार्ट ही करते हैं उस इक्वेशन से, P इज इक्वल टू 1/3 mn VRMS स्क्वायर. वो ये मान करके कि भगवान ने दिया वो रिजल्ट. इसीलिए सिचुएशन को पहले सिंप्लीफाई कर लिया गया, सारे एजम्पशंस कंसिडर किए गए, उसके बाद ये डेरिवेशन को कंसिडर करते हैं. पहले वो जो एजम्पशंस के जो सारे पॉइंट्स हैं उनको आप दिमाग में रखो, उसके साथ जो फिर ये एनालिसिस करेंगे. तो यहां पे हमने ये बोला कि भाई पहले एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है अकेला कंटेनर में, और वो मॉलिक्यूल किस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, VRMS स्पीड से ट्रेवल कर रहा है. तो उसका एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट हमने निकाल लिया. एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो भी कोलिजन्स हो रहे हैं वो उसके एक्स एक्सिस एक्स कंपोनेंट वाली वेलोसिटी के थ्रू हो रहे हैं. वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो कोलिजन हो रहे हैं वो वाई कंपोनेंट वाली वेलोसिटी के थ्रू, और जेड एक्सिस वाले जो कोलिजन्स हैं वो जेड कंपोनेंट के थ्रू होंगे. ठीक है. फिर उसके थ्रू जो पहले एक मॉलिक्यूल के लिए हमने एनालिसिस की, फिर उसी को ऑन एवरेज एन मॉलिक्यूल के लिए कंसिडर कर लिया. Next will exercise 4. Question number 1. मोस्ट प्रोबेबल स्पीड आपसे बोला जा रहा है कैलकुलेट करने के लिए. मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है? बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वो स्पीड होती है जिसको मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फॉलो करते हैं इनसाइड अ गैसेस है.
जैसे मान लो कि आपने एक गैसेस सैंपल को कंसीडर किया, वहां पे 10 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, 4 मॉलिक्यूल है जो एक पर्टिकुलर स्पीड को फॉलो करते हैं, 3 मॉलिक्यूल एक पर्टिकुलर स्पीड को फॉलो करते हैं, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल एक स्पीड को और 1 मॉलिक्यूल एक स्पीड को फॉलो कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल जिस स्पीड को फॉलो कर रहे हैं वो नंबर 4 है, ठीक है। तो 4 मॉलिक्यूल जिस स्पीड को फॉलो कर रहे हैं वही मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हो जाएगी। जिस स्पीड को मेजॉरिटी ऑफ मॉलिक्यूल फॉलो करते हैं इनसाइड अ गैसियस सैंपल, दैट स्पीड इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो जो इंफॉर्मेशन आपको स्टार्टिंग में गिवन है, इसके बेसिस पे आप क्या निकाल सकते हो? आरएमएस स्पीड मिल जाएगी और फिर आरएमएस स्पीड के थ्रू आपको मोस्ट प्रोबेबल स्पीड निकालनी होगी, ठीक है। PV is equal to 1/3 mn VRMS स्क्वायर, ठीक है। तो VRMS स्क्वायर इज इक्वल टू 3PV अपॉन mn। VRMS स्क्वायर इज इक्वल टू 3PV अपॉन mn। और ये वैल्यू अगर आप देखो तो ये वैल्यू 3RT/m के इक्वल होगी, 3RT/m। और जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होता है ये √2RT/m होता है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज इक्वल टू √2RT/m। तो आप यहां से RT/m 3RT/m वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो फिर उसमें उसको आप क्या करोगे, उसको 3 से डिवाइड करोगे और 2 से मल्टीप्लाई करोगे। आप एक तरीके से ये लिख सकते हो, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का स्क्वायर इज इक्वल टू 2RT/m, ये हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो 2/3 इंटू रूट मीन स्क्वायर स्पीड का स्क्वायर। होगा या नहीं भाई? रूट मीन स्क्वायर स्पीड का स्क्वायर 3RT/m है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का स्क्वायर 2RT/m है। तो आप पहले RT/m वैल्यू निकालोगे तो इसको 3 से डिवाइड करोगे और फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे। तो इसको 3 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2/3 इंटू VRMS स्क्वायर। तो VRMS स्क्वायर वैल्यू डिटरमाइन करो।
तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3 इंटू 3PV अपॉन MN। 3 कैंसिल हो गया, ये आ गया 2PV अपॉन MN। ठीक है, P वैल्यू क्या गिवन है? 0.0747 एटमॉस्फेयर, 0.0747 इंटू V 1 लीटर। इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर मीटर पर सेकंड के टर्म्स में आंसर चाहते हो। ठीक है, प्रेशर को आपको पास्कल के टर्म्स में यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वॉल्यूम को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। SI यूनिट में आप वैल्यू चाहते हो मीटर पर सेकंड में, वेलोसिटी वैल्यू तो मीटर पर सेकंड में ही मेजर करोगे ना। तो मीटर पर सेकंड वैल्यू कौन सी वैल्यू है? SI वैल्यू है। तो प्रेशर को भी आप SI यूनिट में और वॉल्यूम को भी SI यूनिट में कंसिडर करो। One atmosphere is approximately equal to 10 to the power 5 Pascal, approximately। वैसे होता है 1.01325 into 10 power 5 Pascal। वॉल्यूम लीटर में है तो उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे। 1 लीटर इज इक्वल टू 10 power -3 मीटर क्यूब। M क्या है? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल कौन सा है? नाइट्रोजन। तो 28 AMU होगा एक मॉलिक्यूल का मास, 28 AMU। उसको आप किलोग्राम में कन्वर्ट करो। 1 AMU कितना होता है? 1.66 इंटू 10 पावर -27 किलोग्राम। तो 28 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय N, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं? 2 इंटू 10 टू द पावर 21।
403 मीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेटली। ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट लिया होगा ना। अब आपसे पूछा जा रहा है टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे कैलकुलेट करोगे? सबसे छोटा रूट आपको पकड़ना चाहिए। सबसे छोटा रूट क्या होगा? आप पहले एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकाल लो। एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? हाफ m VRMS स्क्वायर। और ये वैल्यू क्या होती है? दिस इज इक्वल टू 3/2 KB इंटू टी। ठीक है, तो यहां पे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का स्क्वायर आप कैलकुलेट कर चुके हो। ठीक है, तो VRMS स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 इंटू मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का स्क्वायर। होगा या नहीं? तो उसको आप यहां पे पुट कर दो, तो आपको मिल जाएगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल is equal to 3/4 into n into most probable speed का स्क्वायर। 3/4 मल्टीप्लाइड बाय m मल्टीप्लाइड बाय मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का स्क्वायर। तो ये देखो कितना आता है। 1.66 इंटू 10⁻27 मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का स्क्वायर आपने कैलकुलेट किया है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ही कैलकुलेट कर चुके हो, 403 का स्क्वायर। हाँ, मीटर पर सेकेंड। यूनिट कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? हाँ, केबी में बोल्ट्जमैन कांस्टेंट लीटर कहां से आता है? तो आर वैल्यू एसआई यूनिट में नहीं ले सकते हो, 8.314। भाई देखो, हमने एक पर्टिकुलर पाथ को पकड़ा है, इस वजह से हम उसी पाथ के थ्रू कम कैलकुलेशन में रिजल्ट चाहते हैं। अदरवाइज एक और रूट था, पहले टेम्परेचर ही निकाल लेते। पीवी और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से टेम्परेचर निकाल लेते। वो भी एक तरीका है। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी यूज करके एन हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, वहां से टेम्परेचर निकालते हैं। फिर टेम्परेचर अगर आपको पता चल गया तो फिर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड भी मिल जाएगी। क्या होगा? √2RT/m। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड मिल गई। और काइनेटिक, अगर टेम्परेचर पता है तो ऑब्वियस बात है काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हो।
वैसे ये पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, ये हमने पर मॉलिक्यूल निकाला है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट। क्या है 0.403। कौन सी वैल्यू, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, उसमें ये 1 इंटू 2 इंटू 10^21 से मल्टीप्लाई करने के बाद 403 का स्क्वायर कितना आता है। अच्छा, अगर इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया एवरेज काइनेटिक एनर्जी, तो ये हो जाएगा 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 1.66 इंटू 10⁻⁻27 मल्टीप्लाइड, ये वैल्यू कितनी आती है, 403 का स्क्वायर 162,409 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 10⁻21, तो 1.5 इंटू 1.66 इंटू 1.624 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻5 10⁻21 इंटू 10⁻5 10⁻21 इंटू 10⁻5 10⁻26 10⁻26 एंड 10⁻⁻27 10⁻⁻1 कुछ गड़बड़ हुई है कैलकुलेशन में। बट यहां पे हमने वैल्यू तो कैलकुलेटर पावर भी दूसरे मेथड से जरा देखो क्या आ रहा है। अगर इस तरीके से सॉल्व करते हैं
PV is equal to number of molecule upon Avogadro number multiplied by RT. हाँ, टेम्परेचर निकाल के PVNA अपॉन NR. तो ये आ जाएगा प्रेशर वैल्यू गिवन है 0.0747, वॉल्यूम गिवन है 1 लीटर, Na 6 into 10 power 23 approximately, N value number of molecule 2 into 10 power 21 multiplied by R लीटर एटमॉस्फेयर के टर्म्स में 0.0821. टू 273 केल्विन. केल्विन टेम्परेचर आ गया. अब आप यहां पे कैलकुलेट करोगे अगर टोटल काइनेटिक एनर्जी टोटल, तो दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय 3/2 kb इंटू टी. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 2 into 10 to the power 21 multiplied by 3/2 kb R by Na, तो 8.314 upon 6 into 10 to the power 23 multiplied by 273. आ रहा है? इसका मतलब उधर कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है कैलकुलेशन में. क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करो.
यहाँ पे हम सारी वैल्यूज को सीजीएस यूनिट में कंसिडर कर रहे हैं। मास 10 to the power minus 22 ग्राम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 10 power 23, वीआरएमएस 10 power 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है तो उसका स्क्वायर 10 power 10 हो जाएगा, अपॉन वॉल्यूम 1 लीटर है तो 10 power 3 यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो आप अगर इस वैल्यू को इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगी। सीजीएस यूनिट में प्रेशर वैल्यू आएगी, तो उसको आपको कौन से यूनिट में एक्सप्रेस करना है? सेंटीमीटर के टर्म्स में गिवन है। तो इससे आप पहले इसको एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करोगे, एटमॉस्फेयर से फिर उसको आप सेंटीमीटर ऑफ मर्करी के टर्म्स में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, मतलब 1 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मेनी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर? डाइन और न्यूटन में क्या कन्वर्जन है? 10 to the power 5। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 power 5 डाइन, यही होगा ना? 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 to the power 5 टाइम, एंड 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो। 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 power 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये सॉल्व करके देखो कितना आया। ये 0.3 इंटू, इसमें भी अप्रोक्सीमेशन यूज कर लिया, 0.33 इंटू 10 to the power 6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 0.33 इंटू 10 to the power 6 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power 8 आ रहा है, 10 to the power 20, 10 power 30, 10 power 8 तो आ रहा है। एकदम आकाश पे रहते हो मुझसे। 0.33 इंटू 10 to the power 8, 1 डाइन इज इक्वल टू 10 power minus 5 न्यूटन। ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 to the power minus 4 मीटर स्क्वायर। कितना आया? 0.33 इंटू 10 to the power 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, आप इसको लिख सकते हो 3.3 इंटू 10 to the power 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब आप पहले इसको कन्वर्ट करो पास्कल में। ठीक है, पास्कल में नहीं, एटमॉस्फेयर में। तो एटमॉस्फेयर में ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? अप्रोक्सीमेटली 33 एटमॉस्फेयर हो जाएगा। होगा भाई? और फिर एक एटमॉस्फेयर कितने सेंटीमीटर ऑफ मरकरी के इक्वल होता है? 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी के इक्वल होता है। अगर आंसर सही रहा तो ये आना चाहिए। कितना आ रहा है? तो 2508। इट मीन्स ये गलत है भाई। हमने हर यूनिट में कन्वर्ट करके देख लिया, कोई वैल्यू मैच नहीं कर रही है। बाकी जो स्पीड टर्म्स हम कंसिडर करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है एवरेज स्पीड, रूट मीन, स्क्वायर स्पीड। ठीक है, इनको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? मींस ये सारा जो डिटर्मिनेशन है वो मैक्सवेल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बेसिस पे होता है। तो उस कर्व की एनालिसिस
प्लस ये स्पीड टर्म, इसको नेक्स्ट क्लास में समराइज करें।